फर्स्ट की बात की थी। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम केस सेकंड की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट जो है वो क्या था अपने पास? केस फर्स्ट था कि कोई भी प्रेक्षक जो है वो तो हो विरल माध्यम के अंदर और कोई जो वस्तु है वो हो सघन माध्यम के अंदर। तो आज का अपने पास जो केस सेकंड है, जो केस सेकंड है वो क्या हो जाएगा? जब वस्तु विरल माध्यम में हो, जब वस्तु विरल माध्यम में हो, वह प्रेक्षक जो उसे देख रहा है वो प्रेक्षक सघन माध्यम में हो, सघन माध्यम में हो। तो देखो कैसी कंडीशन बन जाएगी, जैसे मछली तैर रही है जल के अंदर और आकाश में उड़ते हुए किसी पक्षी को वो देख रही है, तो वो स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। इसे अगर हम डायग्राम से समझे तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये कोई माध्यमों की सीमा रेखा है जो दो माध्यमों को बराबर भागों में बांट रही है या दो भागों में बांट रही है, ठीक है। इस माध्यम के अंदर एक कोई प्रेक्षक है अपने पास यहाँ पर, और ये प्रेक्षक जो है वो ऊपर की ओर किसी वस्तु को देख रहा है। वस्तु जो है वो है हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु है जिसे ये देख रहा है। अब देख रहा है तो किस तरीके से अगर हम रे डायग्राम यहाँ पर बनाएं तो हम बोलेंगे कि वस्तु वो होती है जिससे प्रकाश की किरणें आती हैं। तो यहाँ से वस्तु से प्रकाश की किरणें जो हैं वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगी तो जब माध्यमों की सीमा रेखा पर आपतित होती है तो यहाँ पर अपवर्तन होता है, और अपवर्तन को हम लोग समझने के लिए यहाँ पर एक अभिलंब बना देते हैं। ऊपर वाला जो माध्यम है वो किस प्रकार का माध्यम है? ऊपर वाला जो माध्यम है वो है विरल माध्यम, ठीक है। और यहाँ पर द्रव भरा हुआ है तो ये कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। और इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो है म्यू, और इसी को हम लोग RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जब आती है तो विरल से सघन माध्यम में आने पर वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुकते हुए ये प्रेक्षक तक पहुंचती है। तो इस प्रेक्षक को ये प्रकाश की किरण यहाँ से ना आती हुई किसी कहीं और से आती हुई प्रतीत होती है। कहीं और से किधर से आती हुई? तो मैं इस वाली लाइन को आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। आगे की ओर बढ़ाने पर इस प्रेक्षक को ये लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो वास्तव में यहाँ से आ रही है। तो वस्तु जो है, वस्तु उसको यहाँ पर इस बिंदु पर नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले ऊंचाई की, तो वस्तु की जो इस माध्यमों की सीमा रेखा से वास्तविक ऊंचाई है इसे हम बोलते हैं वास्तविक ऊंचाई। वास्तविक ऊंचाई यानी मैं इसे बोल सकता हूँ रियल डेप्थ। डेप्थ नाम यहाँ पर काम में ले रहा हूँ, गहराई के लिए वर्ड आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसे नाम ही काम में लेंगे, वास्तविक ऊंचाई या रियल डेप्थ। अगर वस्तु की इस वाली ऊंचाई की हम लोग बात करें जो इसकी यहाँ पर इंटरफेस से है, ये वाले इस वाले इंटरफेस से है, या फिर ये जो माध्यमों की सीमा रेखा है यहाँ से, इसको बोला जाता है आभासी ऊंचाई। आभासी ऊंचाई, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ या आभासी ऊंचाई। वास्तविक ऊंचाई जो है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल h से, और आभासी ऊंचाई जो है उसे हम डिनोट करते हैं h से। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखोगे कि ये जो म्यू हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं वो म्यू है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब निर्वात के सापेक्ष, ना कि इस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पता चल रहा है? देखो फर्स्ट बात जो पता चल रही है क्या कि आभासी ऊंचाई जो है
जो उस प्रेक्षक को नजर आ रही है उस वस्तु की, उस आभासी ऊंचाई का मान वास्तविक ऊंचाई की तुलना में क्या है, ज्यादा है। वास्तविक ऊंचाई की तुलना में क्या है, ज्यादा है। दूसरी चीज जो यहाँ से हमें पता चलेगी कि यहाँ पर अगर हम अपवर्तनांक का ऊंचाइयों के साथ संबंध देखना चाहें तो अपवर्तनांक जो यहाँ पर होता है वो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, क्या बोला है मैंने, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो इससे पहले वाले केस के क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा, यानी आभासी ऊंचाई बटे में वास्तविक ऊंचाई। अब अपवर्तनांक यदि हम निरपेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम का म्यू लेके चले तो आभासी ऊंचाई h डैश, वास्तविक ऊंचाई कितनी h, तो म्यू बराबर हो गया h डैश अपॉन h। अब अगर हम बात करें कि वस्तु जो है वो कितनी विस्थापित हो गई, यानी जो उस प्रेक्षक को लग रहा है कि वस्तु जो है वो उसकी प्रारंभिक स्थिति या मूल स्थिति से कितनी ऊपर उसे दिखाई दे रही है, वो विस्थापन जो है इस वस्तु के प्रतिबिंब का, वो अगर हम डी से लें तो देखो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा वस्तु से उसके प्रतिबिंब का विस्थापन तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये वाली टोटल ऊंचाई कितनी h डैश, इस h डैश में से ये वाली अगर माइनस कर दूं तो ये वाली पूरी आ जाएगी, तो b बराबर हो जाएगा h डैश माइनस h, तो b बराबर h डैश का मान कितना, म्यू इंटू h, तो म्यू इंटू h माइनस h, तो d बराबर दोनों में से h कॉमन आ गया, अंदर बच गया म्यू माइनस 1। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी जो है इसको हम क्या बोलेंगे एक बार, प्रतिबिंब, क्योंकि ये वास्तविकता में नहीं है, वास्तविक वस्तु तो ये वाली है। तो ये वाली जो वस्तु है, ये वाली वस्तु की जो स्थिति है वो हमने यहाँ पर डिनोट कर ली, और कितनी विस्थापित हो गई वो प्रारंभिक स्थिति से, तो उसका विस्थापन कितना हो गया, स्मॉल h म्यू माइनस 1। अब यही जो अपने पास थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये क्वेश्चन के रूप में कैसे बनेगा कि प्रेक्षक की जगह आपको दे देगा कि कोई मछली जो है वो जल के अंदर तैर रही है, और ये तैरती हुई मछली किसी आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देख रही है। तो यहाँ पर ये जो पक्षी है वो वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, और जो मछली है वो प्रेक्षक की तरह व्यवहार करेगी, और इसी तरीके से हम लोग पूरा पोर्शन जो है वो सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बातें जो है, जैसे मैंने यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर हम दोनों ही केस के अंदर लेके चले तो जो आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के अंदर संबंध है वो अगर हम दोनों ही केस के अंदर लेके चले तो जो आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के अंदर संबंध है वो हमें बिल्कुल उल्टा मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉमन ही फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कीजिए, और हम लोग एक नोट लगाकर आगे इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। नोट लगाकर हम लोग इन्हीं दोनों केसों को एक ही केस बना देंगे। कैसे, या तो आप लोग दो फॉर्मूले याद रखो दोनों केसों के लिए अलग अलग, या फिर आप एक ही फॉर्मूले के थ्रू जो है वो ये कर सकते हो। कैसे, मैं लिखूंगा कि जो आभासी गहराई है आपके पास, आभासी गहराई बोले या आभासी ऊंचाई बोले, आभासी गहराई या आभासी ऊंचाई बोले, यानी हम इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट हाइट जो होती है वो हो जाएगी उसकी वास्तविक गहराई
वास्तविक गहराई यानी रियल डेप्थ अपोन में सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक है अपने पास, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ म्यू रिलेटिव, ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक है अपने पास, इस सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक जो है, जो हमें काम में लेना है, वो म्यू रिलेटिव बराबर होता है म्यू आई अपॉन में म्यू आर। म्यू आई जो है वो क्या होगा? म्यू आई होगा कि वो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो आपतित किरण के माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। और म्यू आर जो है वो क्या होता है? म्यू आर होता है अपवर्तित किरण जो होती है, जहां से वो जाती है अपवर्तन होकर, उस अपवर्तित किरण के माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू आई अपॉन म्यू आर। जब हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हैं तो अपने को दोनों अलग अलग फॉर्मूले ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो ये अंतर आता है ऊंचाई, जैसे वास्तविक गहराई अपॉन अपवर्तनांक, और एक में आता है आभासी गहराई अपॉन आभासी ऊंचाई अपॉन अपवर्तनांक, तो वो अंतर आता है इस सापेक्ष अपवर्तनांक की वजह से। तो यहाँ पर हम सापेक्ष अपवर्तनांक अगर काम में ले लेते हैं तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो दोनों ही कंडीशन के लिए सेम बनेगा। ये चीज जो है माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आई और म्यू आर, ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से आ रही है और वो अपवर्तन के बाद में कौन से माध्यम में जा रही है। इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन और बच जाता है कि आपको कई बार वेग पूछ लेता है, आभासी वेग और वास्तविक वेग। तो बोले वेग यहाँ से कहाँ से आएगा? तो देखो गहराई या ऊंचाई है, तो गहराई या ऊंचाई जो है वो एक तरह का विस्थापन है, और विस्थापन का अगर मैं समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देता हूँ तो क्या आ जाता है? वेग आ जाता है। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अगर हमें आभासी वेग निकालना है, एपरेंट वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है, तो आभासी वेग बराबर हो जाता है वास्तविक वेग, रियल वेलोसिटी, वास्तविक वेग अपॉन में उसका सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इसके बेसिस पर ये नोट कर लीजिए आप लोग, और न्यूमेरिकल जो है वो हम सोल्व करते हैं इसके बेसिस पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है? ए कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर विथ इट्स शाइनिंग सरफेस अपवर्ड एंड प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल एज शोन. Rays are incident parallel to the principal axis of concave mirror. Find the position of final image. अब फाइनल इमेज की आपको इस क्वेश्चन के अंदर पोजीशन पता करनी है। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। जो इसका डायग्राम हमें दिया हुआ है वो डायग्राम मैं इधर बना लेता हूँ। ये आपको इंटरफेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक कॉनकेव मिरर जो है वो दे रखा है। ये कॉनकेव मिरर आपको दे रखा है। यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर तक ये गिवन है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रहा है 40 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ये वाला एरिया जो है इसके अंदर वाटर है।
और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को दे रहा है 4/3 और यहाँ पर है एयर, यानी ये जो है वो लिक्विड की इंटरफेस है, इससे ऊपर जो है वो एयर है। अब आपको इसके अंदर और क्या बोल रहा है कि रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके क्या आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है, जो इंसिडेंट रे हैं वो। तो देखिए हमें फाइनल इमेज की पोजीशन पता करनी है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पहले तो इसकी देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो बिल्कुल सेंटर से पास आउट होगी, तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ इस तरीके से। ये हमने बना ली प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट रे जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट रे जो हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं इस तरीके से। तो जो सीधी लाइट रे आती है वो सीधी लाइट रे बिना डेविएट होकर सीधी आ जाती है, ठीक है। अब हमें अगर इमेज देखनी है तो कम से कम 2 लाइट रे देखनी होंगी। तो एक लाइट रे जो है वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ से लाइट रे जो है वो भी पैरेलल आ रही है बिल्कुल सीधी। अब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी वो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो हैं वो यहाँ से होकर पास आउट होंगी और यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी यहाँ पर आएगी और ये दोनों जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास, प्रिंसिपल फोकस है। अब ये लाइट रे जो हैं वो आगे जाएंगी, ये लाइट रे जो आ रही हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करने के बाद में ये लाइट रे जो है वो इधर चली जाएंगी। मैं अब इस लाइट रे के लिए ये लाइट रे जो हैं वो यहाँ से आगे चली गई इधर, ठीक है। और यहाँ से ये वाली जो लाइट रे आ रही थी वो भी आगे चली गई इधर। अब ये लाइट रे जो हैं वो किसी एंगल पर इस इंटरफेस पर आ रही हैं। तो एंगल पर यहाँ पर इंटरफेस पर आ रही हैं तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब नॉर्मल बनाने के बाद में हम देखेंगे कि लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में मूव कर रही है। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम के अंदर लाइट रे मूव करती है तो वो नॉर्मल से कुछ डिस्टेंस इंक्रीज करते हुए जाती है, यानी मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसी तरीके से इसकी बात करें हम लोग तो मैं क्या कहूँगा कि वो जो लाइट रे है वो इस तरीके से आगे चली जाएंगी कि नॉर्मल से उनकी डिस्टेंस या फिर नॉर्मल के इस तरीके से आगे चली जाएंगी कि नॉर्मल से उनकी डिस्टेंस या फिर नॉर्मल के साथ जो उनका एंगल बन रहा है वो एंगल पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा बने, यानी मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एयर के अंदर जो ये लाइट रे चली गई हैं रिफ्रैक्ट होकर, ये लाइट रे कहाँ से आती हुई नज़र आती हैं, तो ये लाइट रे जो हैं वो अगर मैं इन लाइट रे को पीछे मिला दूं तो ये लाइट रे जो हैं वो मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट से आती हुई नज़र आती हैं। तो देखो अपने को जो बात कर रहा है ये वो बात कर रहा है फाइनल इमेज की, कि फाइनल इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, वो डिस्टेंस हमें पता करनी है। फाइनल इमेज, अगर केवल इमेज की बात करता तो केवल इमेज यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है, लेकिन फाइनल इमेज की बात कर रहा है, यानी जो लास्ट इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। तो पहली इमेज तो प्रिंसिपल फोकस पर बन गई, उसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ से लाइट रे गई वो रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई, यहाँ से जो लाइट रे गई वो रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई। तो ये दोनों लाइट रे जो हैं वो कहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास फाइनल इमेज का पॉइंट है।
फाइनल इमेज इस पॉइंट पर बन रही है। तो अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस को मैं लिखना चाहूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसे मैं लिख देता हूँ स्मॉल डी डैश, ठीक है। और ये इमेज जो बन रही है, इससे पहले कौन सी इमेज बन रही थी, रियल इमेज कौन सी बन रही थी, ये बन रही थी रियल इमेज। तो ये वाली जो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस है इसको मैं कितना बोल देता हूँ, डी बोल देता हूँ। तो देखिए अपने को क्या पता करना है, अपने को डी डैश की वैल्यू पता करनी है कि इंटरफेस से कितनी डिस्टेंस पर इसकी फाइनल इमेज बनेगी, ये इसकी रियल इमेज यहाँ पर बन रही है। तो देखिए कैसे हो जाएगा अपने पास, अगर ये वाली टोटल डिस्टेंस अपने पास 30 सेंटीमीटर गिवन है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जो है वो होती है फोकस लेंथ, और फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, तो F इज इक्वल टू होता है R/2। तो F इज इक्वल टू R की वैल्यू 40/2 यानी कितनी आ गई 20 cm, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी 20 cm आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो गई ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली जो बच रही है ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास 10 सेंटीमीटर, यानी d की वैल्यू अपने पास है कितनी 10 सेंटीमीटर। म्यू की वैल्यू है 4/3 और एयर है तो एयर के लिए म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 होती है। तो देखिए यहाँ से हमें d डैश की वैल्यू पता करनी है, d की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू गिवन है। तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिलेटिव का। अभी हम केवल यही, मैंने क्या कहा था नोट के अंदर जो हमने दो बातें लिखी हैं इन्हीं को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। एपरेंट डेप्थ कितनी है डी डैश, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। रियल डेप्थ कितनी, रियल डेप्थ है डी इस इमेज की, अपॉन में म्यू रिलेटिव। तो ये जो म्यू रिलेटिव है इसके लिए भी हमने एक चीज़ लिखी थी कि म्यू रिलेटिव जो है उसकी वैल्यू कैसे हम लोग देखेंगे। तो म्यू रिलेटिव जो अपने पास है वो क्या होता है, वो होता है म्यू आई अपॉन में म्यू आर। म्यू आई का मतलब कि जो इंसिडेंस हो रहा है उस इंसिडेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आर का मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से देखिए कि म्यू आई की अगर हम लोग बात करें तो म्यू आई का मीनिंग हो गया अपने पास एंगल ऑफ जिस मीडियम के अंदर इंसिडेंस हो रही है। तो यानी लाइट रे किस मीडियम से आ रही है, लाइट रे किस मीडियम से आ रही है, तो ये लाइट रे जो है वो कौन से मीडियम से आ रही है, वाटर से आ रही है। तो मैं लिखूंगा म्यू डब्ल्यू अपॉन में रिफ्रैक्शन किस मीडियम के अंदर हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद में किस मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही है, एयर के अंदर जा रही है। इसका मतलब म्यू ए, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और एयर के लिए कितना है 1, यानी म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास 4/3। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, डी डैश एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर अपॉन में म्यू कितना आ गया 4/3, यानी कितना बन गया 30/4 सेंटीमीटर। और ये अपना बन गया आंसर कि जो फाइनल इमेज है वो फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, वो बनेगी 30/4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। और ये डिस्टेंस है कहाँ से, ये डिस्टेंस है इस इंटरफेस से, कि ये जो लिक्विड का इंटरफेस है इससे कितनी डिस्टेंस पर 30/4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है सी द फिगर। यहाँ पर 5 चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे। यहाँ पर आपको एक बर्ड दे रहा है, यहाँ पर है अपने पास एक फिश, ये इंटरफेस है लिक्विड का, यहाँ पर बोल रहा है एयर मीडियम है और एयर के लिए म्यू की वैल्यू गिवन है, नहीं भी गिवन होती तो भी हमें पता होता। और ये जो डिस्टेंस दे रहा है ये दे रहा है 36 सेंटीमीटर। और जो फिश की इंटरफेस से फिश की जो डिस्टेंस दे रहा है वो भी बोल रहा है 36 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि ये जो डेंसर मीडियम है ये है वाटर, और वाटर के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है 4/3। चलिए क्या क्या पूछ रहा है आपको। फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। आपको एपरेंट हाइट बर्ड की पता क्या पूछ रहा है आपको। फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। आपको एपरेंट हाइट बर्ड की पता करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पहले ही नोट डाउन कर लें आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है एपरेंट हाइट या फिर डेप्थ ऑफ बर्ड। बर्ड की आपको एपरेंट हाइट या डेप्थ की वैल्यू निकालनी है। तो बर्ड जो है वो किसको नज़र आएगा। बर्ड के लिए एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ की वैल्यू मैं अगर देखूं तो ये जो बर्ड है वो तो क्या बन गया आपके लिए, ये जो बर्ड है वो तो बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो फिश है ये क्या बन गई आपके पास, ऑब्जर्वर बन गई। यानी फिश को क्या हाइट नज़र आएगी इस बर्ड की वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोलेंगे, एपरेंट हाइट जो नज़र आएगी, जो एपरेंट हाइट है वो एपरेंट हाइट या एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू होती है रियल डेप्थ अपॉन में म्यू रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर रियल डेप्थ की वैल्यू तो अपने को पता है, रियल हाइट या रियल डेप्थ कितनी है 36 cm है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है अपने पास, म्यू रिलेटिव का मीनिंग होता है म्यू आई अपॉन में म्यू आर। यानी लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसके लिए म्यू की वैल्यू अपॉन जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू। तो जब ये ऑब्जेक्ट ये है तो लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्ट से आएंगी। तो ऑब्जेक्ट से आएंगी यानी इंसिडेंस जो हो रहा है वो कौन से मीडियम के अंदर हो रहा है, एयर के अंदर। तो एयर का म्यू कितना है 1 अपॉन में म्यू आर, यानी जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है, वाटर में। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, कितना बन गया 3/4 वैल्यू रखो। तो एपरेंट डेप्थ जो है अपने पास, उस एपरेंट डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी, इसे मैं अगर डी डैश से डिनोट कर दूं या एच डैश से डिनोट कर दूं तो क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ कितनी है ऑब्जेक्ट की 36 अपॉन में म्यू की वैल्यू है 3/4। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन गया ये 48 सेंटीमीटर आ गई अपने पास वैल्यू। एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट जो है बर्ड की वो कितनी आ गई 48 cm आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है वो,
सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। तो फिश की अगर एपरेंट डेप्थ की बात करें तो अब देखो क्या चेंज हो जाएगा। अब फिश जो है वो तो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, और जो बर्ड है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वर, वो बन गया ऑब्जर्वर। तो अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। तो एपरेंट डेप्थ की वैल्यू जो है वो अगर हम सीधा एच डैश से डिनोट करें तो रियल डेप्थ कितनी है फिश की, रियल डेप्थ है 36 अपॉन में म्यू रिलेटिव। अब म्यू रिलेटिव की वैल्यू देखना चाहें तो म्यू रिलेटिव जो है वो क्या होता है अपने पास, म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन में म्यू आर। अब इंसिडेंस किस मीडियम के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो हैं वो जाएंगी ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। तो इंसिडेंस कौन से मीडियम के अंदर हो रहा है, वाटर के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि म्यू डब्लू अपॉन में रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में होगा, एयर के अंदर, ए। म्यू डब्लू की वैल्यू कितनी 4/3 और एयर की वैल्यू 1, तो ये अपने पास आ गया 4/3। तो वैल्यू रखें यहाँ पर, तो एच डैश यानी जो एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश है वो कितनी आ जाएगी, एच डैश इज इक्वल टू 36/4/3। तो ये कितना बन गया अपने पास, देखिए यहाँ से 108/4, ये सेंटीमीटर। ये बन गई अपने पास एपरेंट डेप्थ की वैल्यू। या इसे अगर हम आगे भी सोल्व करना चाहें तो आगे भी सोल्व करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये अपने पास आ गई एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश की वैल्यू। तो फर्स्ट के लिए अपने पास आ गई जो वैल्यू है वो आ गई 48 cm और दूसरे के लिए अपने पास वैल्यू आ गई 27 cm। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश। एट और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, यानी फिश बर्ड को कितनी डिस्टेंस पर नज़र आएगी और बर्ड फिश को कितनी डिस्टेंस पर नज़र आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। कैसे कि फिश जो है, इस फिश को ये बर्ड कितनी डिस्टेंस पर नज़र आएगी, तो मैं कहूँगा ये डिस्टेंस 36 प्लस में एपरेंट हाइट इसकी। तो एपरेंट हाइट हमने निकाल ली बर्ड की, कितनी है अपने पास 48 cm। तो इसको कितनी नज़र आएगी 36 प्लस में 48, ठीक है। इसको कितना नज़र आएगा वो वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं, 27 प्लस में 36। तो ये वैल्यू दोनों जो हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वो होमवर्क की तरह हम लोग करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन फाइंड आउट देयर रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा। रिलेटिव की अगर हम लोग बात करें, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो सम हो जाएगा दोनों का, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, ये आपको पूछ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है वो कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर।
तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वैल्यू अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वैल्यू जो है वो कितनी है, होता है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वैल्यू अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो बर्ड के बारे में वो क्या बात कर रहा है, बर्ड की वेलोसिटी कितनी बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू गिवन है 12 cm पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। अब फिश किधर वेलोसिटी, फिश किधर मूव कर रही है, फिश उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बर्ड जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है और फिश जो है वो अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश पूछ रहा है, यानी फिश को इस बर्ड की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फिश जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ फिश जो है वो आपके पास हो जाएगी माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। उसके बाद में हमने वेलोसिटी, एपरेंट वेलोसिटी की फॉर्मूला देखा था, एपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू रियल वेलोसिटी अपॉन में म्यू रिलेटिव, यही था अपने पास। तो यहाँ पर से देखिए क्या बन जाएगा अपने पास, मैं लिखूँगा 12 अपॉन में मीडियम कौन सा है अपने पास, वाटर है। तो म्यू की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी, यहाँ से अपने पास म्यू की वैल्यू बन जाएगी 3/4। तो ये कितना बन गया आपके पास 12 माइनस माइनस प्लस, ये कितना बन गया आपके पास 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, टोटल कितना हो गया अपने पास 28 cm पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश की वैल्यू कितनी आ गई 28 cm पर सेकेंड, और यही आपका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप वापस से देखें, और जो इस सैटरडे को आपको डीपीपी मिली थी उस डीपीपी के प्रॉब्लम जो है वो आप लोग सोल्व कीजिए। थैंक यू।